आत्मक आंदोलन के रूप में जारी रखा। लेकिन जब 1967 में भी सिखों के लिए अलग से हिस्सेदारी की मांग की, भारत से बदला लेना चाहा। चूंकि भारत के अंदर जो वर्तमान भारत के हरियाणा और हिमाचल घूमकर भड़काऊ भाषण दे रहा था और धर्म युद्ध के लिए ऐलान कर देता है। दुबई में काम करने वाला एक ट्रक ड्राइवर जो महज 29 साल का है, कैसे वह कुछ महीने पहले ही दुबई से पंजाब आता है और वारिस पंजाब डे संगठन का प्रमुख बनता है और पंजाब के अंदर फिर से खालिस्तान जैसे मूवमेंट को खड़ा करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमृतपाल सिंह का। आप सभी ने पिछले कुछ दिनों से अमृतपाल सिंह का नाम सुना ही होगा। वो किस तरह से पंजाब के अंदर अलगाववादी नीति के तहत आतंक फैला रहा है और बहुत सारे ऐसी घटनाएं कर रहा है जो राज्य के लिए और देश के लिए काफ़ी खतरा है। दोस्तों, हम इस सारे विषय पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खालिस्तान क्या है, खालिस्तान का इतिहास क्या है, इस विषय पे बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि खालिस्तान क्या है और खालिस्तान के इतिहास को लेकर। दोस्तों, खालिस्तान मूवमेंट कुछ सिखों द्वारा संचालित किया जा रहा है, एक अलगाववादी आंदोलन है जिसका संचालन पंजाब के अंदर और पंजाब के बाहर से किया जा रहा है। खालिस्तान मूवमेंट का मूल उद्देश्य यही है कि पंजाब को एक खालिस्तान राष्ट्र के तौर पे निर्माण करना है और उस पर अपना शासन चलाना है। दोस्तों, खालिस्तान का इतिहास सन 1699 से शुरू होता है, जब सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालिस्तान इसी खालसा से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है खालसाओं का राज। जब 1700 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच भारत पर अंग्रेजी हुकूमत राज कर रहा था, इस दौरान सिख धर्म, खालिस्तान और सिख धर्म से जुड़े कई बार विवाद सामने आए। लेकिन दोस्तों, हम सीधे वर्ष 1929 पहुंचेंगे, जहां 31 दिसंबर को तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में कांग्रेस का 44वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और यहीं पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर प्रस्ताव रखे। इन प्रस्ताव का कांग्रेस के भीतर ही 3 नेताओं ने विरोध किया। पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों को अलग से हिस्सेदारी मिले, दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर जी ने कहा दलितों को अलग से हिस्सेदारी मिले और तीसरा मास्टर तारा सिंह जी ने विरोध किया। इन्होंने भी सिखों के लिए अलग से हिस्सेदारी की मांग की। इन तीनों मांगों के बाद कांग्रेस सत्ते में आ गई। हालांकि यह अधिवेशन सफल रहा, लेकिन समय समय पर ये तीनों खेमे अपनी अपनी मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा। समय गुजरा और 15 अगस्त 1947 भारतीयों के लिए एक नया सुबह लेकर आया। दोस्तों, आजादी के बाद खालिस्तान की मांग और जोर पकड़ने लगी। इसके सबसे बड़ी वजह पंजाब का विभाजन था। चूंकि भारत से पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद पंजाब 2 टुकड़ों में बट गया। 60% पंजाब का क्षेत्र और 55% जनसंख्या पाकिस्तान शासित पंजाब में चला गया। साथ साथ पंजाब के जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल थे, वो भी पाकिस्तान शासित पंजाब में चला गया। इसी चीज का मास्टर तारा सिंह जी ने विरोध किया। इसी बीच 1956 में पंडित नेहरू और तारा सिंह जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत सिखों के धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा की बात कही गई। हालांकि यह समझौता 5 साल तक ही चल सका। दोस्तों, मास्टर तारा सिंह ने 1961 में पंजाबी राज्य की मांग को लेकर आमरण शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके समर्थन में हजारों सिख एकजुट हो गए। फलस्वरूप सरकार को 1966 में पंजाब को एक भाषा के तौर पे अलग राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, यहाँ पंजाब को अलग प्रांत का दर्जा दिए जाने के बाद भी खालिस्तान का मांग जारी रहा। हालांकि मास्टर तारा सिंह ने खालिस्तान की मांग को लेकर अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में जारी रखा, लेकिन जब 1967 में उनकी मृत्यु होती है, यही आंदोलन हिंसा का रूप ले लेता है, जिसकी उस समय 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण तो यह है कि 1971 में बांग्लादेश को गंवाने के बाद पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाहा। चूंकि भारत ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाया था, अर्थात भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था। इसी बात को लेकर पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने के उद्देश्य से पंजाब के उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद और हथियार की फंडिंग कराई। पैसे और हथियार के लालच में सिख युवा आ गए, जिससे यह आंदोलन और भी तेज हो गया। दूसरा कारण 1966 में पंजाब बनने के बाद से ही पंजाब के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल की दौड़ चलती रही। इसी का फायदा उठाकर आंदोलनकारी इस आंदोलन को हिंसात्मक रूप देता गया। दोस्तों, अब 1978 का वह दौर आता है जब खालिस्तान का कट्टर समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले का उदय होता है। जनरल सिंह भिंडरावाले तब चर्चा में आता है जब 1980 में निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख गुरुबचन सिंह की हत्या भिंडरावालों के समर्थकों द्वारा कर दिया जाता है। इस समय पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। सिखों के बीच अपना पैठ जमाने के बाद चरमपंथ के सहारे भिंडरावाले ने अमृतसर के पवित्र गुरुद्वारे को अपना ठिकाना बनाया तथा अकाल तख्त से भिंडरावाले ने सिखों के लिए संदेश देना शुरू किया। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अकाल तख्त का संदेश सिख समुदाय के लिए सर्वोपरि होता है, अर्थात भिंडरावाले का आदेश माना जाने लगा। 1982 में भिंडरावाले ने इस समय के प्रमुख राजनीतिक पार्टी अकाली दल से हाथ मिलाता है और धर्म युद्ध के लिए ऐलान कर देता है। पंजाब में खालिस्तान के विरोध में बोलने वाले को भिंडरावाले और उनके समर्थकों द्वारा मौत का घाट उतार दिया जाने लगा। वही 1983 में जालंधर के डीआईजी एएस अग्रवाल को स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया।
इस समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और वहां पे आईबी अधिकारियों को भेजा गया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद 1 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना ने बहुत सारे फौजों और भारतीय टैंकों के साथ प्रवेश किया और ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई और आखिर में जनरल सिंह भिंडरावाले मारा गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में 83 जवान शहीद हुए जबकि 458 चरमपंथी मारे गए। हालांकि सिख संगठनों ने इस आंकड़ों को खारिज कर दिया और उन्होंने दावा किया कि लगभग 3000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दोस्तों इस ऑपरेशन में सैकड़ों मासूम लोग मारे गए जिसका न तो भिंडरावाले से कोई मतलब था, न ही खालिस्तान से कोई मतलब था। दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई ऐसे घटनाएं हुई जो देश में अस्थिरता लाई। इस ऑपरेशन के बाद बब्बर खालसा और अन्य आतंकी संगठन पंजाब के अंदर सक्रिय हो जाता है। ऑपरेशन के कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षा बलों में तैनात 2 जवान जो सिख थे उनके द्वारा कर दी जाती है। दोस्तों यह घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फिर 1986 में कनाडा से लंदन होते हुए भारत आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क को उग्रवादियों ने हवा में ही उड़ा दिया, जहां इस घटना में लगभग 329 लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा 1987 में भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस बैद की भी हत्या कर दी जाती है। इस तरह के आतंक और हत्याएं का सिलसिला 1995 में भी जारी रहा, जहां पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों इन घटनाओं को रोकने के लिए 1995 में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया, जिसके वजह से 1995 के बाद से पंजाब के अंदर खालिस्तान की मांग कम हो गई। दोस्तों अब आते हैं वर्तमान घटनाक्रम पर। 1995 के बाद पंजाब के अंदर फिर से तब खालिस्तान की मांग उठती है जब पंजाब के अभिनेता दीप सिद्धू ने 21 सितंबर 2021 को एक संगठन बनाता है जिसका नाम है वारिस पंजाब डे, जिसका अर्थ होता है पंजाब का वारिस। वारिस पंजाब डे संगठन का मूल उद्देश्य खालिस्तान की मांग को जारी रखना है और पंजाब को एक अलग राष्ट्र के तौर पर निर्माण करना। दोस्तों फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो जाती है। इसके बाद वारिस डे पंजाब संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह को बनाया जाता है। दोस्तों अमृतपाल सिंह तब चर्चा में आता है जब उनके कुछ साथियों को अमृतसर जिला के अंतर्गत अजनाला थाना में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अमृतपाल सिंह 23 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ अजनाला थाना पर हमला करता है। स्थिति हिंसात्मक हो जाती है। फलस्वरूप पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और उनके जितने भी साथी थे उन सभी को रिहा करना पड़ता है। दोस्तों अमृतपाल सिंह को जनरल सिंह भिंडरावाले के तरह एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है, यहाँ तक कि उसको भिंडरावाले 2 भी कहा जा रहा है। चूंकि अमृतपाल सिंह अपने भाषण और हिंसात्मक कार्यशैली से हजारों की संख्या में कट्टर खालिस्तानी समर्थक बना लिया है और हजारों की संख्या में फौज भी खड़ा कर लिया। 23 फरवरी अजनाला थाना घटना के बाद अमृतपाल सिंह पूरे पंजाब में घूमकर भड़काऊ भाषण दे रहा था। उसने गृह मंत्री अमित शाह तक को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ हस्त्र करने की धमकी दे डाली है। दोस्तों इन सभी घटनाक्रम के बाद केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई होना स्वाभाविक था। पुलिस को एक्शन में आने के बाद से अमृतपाल सिंह फरार चल रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि अमृतपाल सिंह जल्दी पकड़ा जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अमृतपाल सिंह को कहां से और कैसे इतना धन और ताकत की प्राप्ति होती है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट चलाना बिना धन और ताकत का संभव नहीं है। पंजाब पुलिस के मुताबिक खालिस्तान समर्थक और पंजाब दे वारिस के सरगना अमृतपाल सिंह को कई ड्रग माफियाओं से संबंध है। उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी मदद मिल रही है। वहाँ के जो आतंकी संगठन है उसके द्वारा इन्हें गोला बारूद और कई सारे हथियारें दी जा रही है। इसके अलावा ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से जो वहाँ पे खालिस्तानी समर्थक रह रहे हैं उनके द्वारा इनको आर्थिक मदद किया जा रहा है। दोस्तों पंजाब को अलग देश बनाने के लिए अमृतपाल सिंह ने यहाँ पर सैन्य मोर्चे पर भी रणनीति बना रहा था। इसने AKF अर्थात आनंदपुर खालसा फोर्स का गठन कर रखा था। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सैकड़ों कैदियों की पहचान की है जो इस मुहिम में शामिल है, जिसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कई संगठन खालिस्तानी जैसे मूवमेंट का समर्थन क्यों कर रहा है, आखिर उसका इससे क्या फायदा होने वाला है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान चाहता है वर्तमान भारत का जो पंजाब राज्य है, हमारा जो पंजाब राज्य है, वो भारत से हटकर एक नया राष्ट्र के तौर पर निर्मित हो जिसका नाम खालिस्तान हो और खालिस्तान के अंदर जो वर्तमान भारत के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है वो खालिस्तान में शामिल हो जाए। और जैसे ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश खालिस्तान में शामिल होगा तो भारत का कश्मीर से सीधा संपर्क टूट जाएगा और जैसे ही भारत का कश्मीर से संपर्क टूटेगा पाकिस्तान चाहता है कि फिर हम कश्मीर हथिया लेंगे और कश्मीर पर हमारा शासन होगा। दोस्तों अब आते हैं निष्कर्ष पर, क्या सच में खालिस्तान का निर्माण एक नया राष्ट्र के तौर पर होगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ एक कट्टरपंथियों और अलगाववादियों के चाहने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भारत एक अखंड राष्ट्र है। भारत के संविधान में कहीं कोई जगह नहीं है कि भारत को खंड किया जा सके। इसकी दूर दूर तक कहीं से कोई संभावना नहीं है। हम सभी हिंदू, मुस्लिम,
सिख ईसाई एक है दोस्तों। हम इन्हीं विविधता के लिए तो जाने जाते हैं। हमारा देश इतना विशाल है, चाहे वो जनसंख्या में हो चाहे क्षेत्रफल में हो। इस तरह के अलगाववादी और कट्टरपंथी देश के किसी न किसी कोना में उभरते ही रहेंगे और भारत इस तरह के उग्रवादी कट्टरपंथियों से निपटना बखूबी जानता है। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।